एक व्यक्ति पशुओं के बाड़े में सो रहा था। वो व्यक्ति कौन था? वो पशुओं का पालन पोषण यानी कि पशुओं की देखभाल करता था। यहाँ पर वो रात के वक्त जब सोता रहता है तो उस व्यक्ति के कानों में आवाज पड़ती है और मानो कि एक महिला और एक पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति काफी देखने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति को कोई भी इंसान या महिला नजर नहीं आती है। वो सोच में सोता है कि ये कौन बात करता है। कई दिनों से वो इन बातों को सुन रहा था और वो बातें काफी आश्चर्यचकित थी। यहाँ पर वो सुन रहा था कि मेरा कर्जा तो कल तक का ही है, मैं तो जा रही हूँ। महिला कहती है पुरुष से कि मेरा जो कर्जा है वो कल खत्म हो जाएगा इस व्यक्ति का और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो पुरुष कहता है कि हाँ भाई, तुम जा सकती हो, मैंने तुमसे थोड़ा सा ज्यादा खाया है तो मैं करीबन 4 या 5 दिन और जीवित रहूंगा, उसके वक्त मैं भी उसके बाद तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है कि क्योंकि जहां पर ये पशुओं के बाड़े में रह रहा था वहां पर कोई भी इंसान या महिला इसको नजर नहीं आती है और ये काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि ये कौन बात कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर कहता है कि हमने इसके लिए बहुत कोल्हू में कमाया है, यानी अपने आप को बहुत समर्पित किया है और अब हमने बैल बनकर बहुत कुछ दिया है, वो मर्द कहता है, इंसान। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की आंखें खुली रह जाती हैं और मुंह फटा की फटा रह जाता है कि एक मर्द ऐसी बातें कर रहा है, यानी एक बैल जिसे कोल्हू में एक तेली चलाया करता और वो बैल गाय से बात करता है और वो कहता है कि तुम तो चली जाओ, लेकिन मेरा कर्जा अभी 4 से 5 दिन का रह रहा है, उसके बाद मैं भी आऊंगा। जितना इसका कर्जा था वो हमने सारा खत्म कर दिया है। ये बात सुनकर जो उन पशुओं की देखभाल कर रहा था, बैल और गाय की, वो काफी अचंभित हो जाता है। कई दिन तक उसके दिमाग की हालत हिल जाती है कि कोई बैल कैसे बात कर सकता है या कोई गाय कैसे बात कर सकती है। अब आप लोग भी हैरान और परेशान भरी नजरों से वीडियो को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि आप कैसी बातें कर रही हो। दोस्तों, ये कहानी आज की तो नहीं है और ये कहानी लोग सत्य मानते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ने ली है और इस पर कई तर्क दी गई हैं, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास। तो हम इसको सत्य कहें या झूठ कहें, लेकिन ये कहानी समाज को एक बहुत अच्छी सीख देकर जाती है। इसी वजह से इसको आप लोगों के सामने रखा है मैंने, और इसलिए ही रखा है क्योंकि लोगों को जागरूकता होनी बहुत जरूरी है लोगों के अंदर, और बहुत काफी पुरानी है। बहुत ही सालों पीछे जाना होगा आपको, तब की ये घटना है। तो कहां से शुरू होती है? एक गांव में भूप सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है। भूप सिंह के पास जमीन होती है। भूप सिंह की एक बेटी होती है और उस एक बेटी होने के बाद भूप सिंह की जो पत्नी होती है वो इस दुनिया से चली जाती है। भूप सिंह का एक पड़ोसी होता है, पड़ोसी का नाम कुंवर होता है। कुंवर नाम का पड़ोसी था और इस पड़ोसी की जो कुंवर नाम का पड़ोसी है, इसकी पत्नी का नाम मोहर कौर होता है। मोहर। अब मोहर कौर जो होती है और जो कुंवर होता है, बिल्कुल बहुत आलसी किस्म के इंसान थे। यहाँ पर पति पत्नी कमाते नहीं हैं और दोस्तों यहाँ पर जो कुंवर होता है और मोहर कौर होती है, इनकी संतान नहीं होती है, यानी कि मोहर कौर किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसको कोई ऐसी परेशानी होती है। अब ये दोनों पति पत्नी बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भूप सिंह होता है वो बहुत कमाता है। थोड़ी सी इसके पास जमीन है, किसान तबके का इंसान है। अब यहाँ पर जो भूप सिंह होता है उसकी भी जिंदगी में कोई नहीं था। यहाँ पर कुंवर और मोहर की जिंदगी में भी कोई भी नहीं होता है। अब जो कुंवर और मोहर होते हैं ये दिनचर्या के भी काम नहीं करते हैं। भूप सिंह की बेटी जो खाना बनाती है तो मोहर कौर वहीं से रोटी ले आई, सब्जी ले आई, मतलब घर पर कुछ काम करने नहीं है, मांग कर खा लिया करती और पूरे दिन ऐश और आराम से जिंदगी बिताते हैं। यानी कि कमाना नहीं, धमाना नहीं, बच्चे हैं नहीं, जमीन जायदाद धीरे धीरे सारी इन लोगों ने बेचकर खा ली थी, जो ये दोनों पति पत्नी होते हैं, कुंवर और मोहर कौर। अब यहाँ पर भूप सिंह के ऊपर जिम्मेदारी थी उसकी बेटी की शादी करने की। दोनों घरों में आना जाना अच्छा था, थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी थी। यहाँ पर कभी कभी मोहर कौर जो हुआ करती वो यहाँ पर भूप सिंह की जो बेटी है उसकी मदद भी कर दिया करती काम में थोड़ी बहुत। जो भूप सिंह होता है उसकी बेटी जवान हो जाती है और जवान होने के बाद भूप सिंह को चिंता सताने लगती है। दूसरी तरफ जो कुंवर था
उसके खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। जब आप कमाओगे नहीं तो आपके पास कितनी भी संपत्ति हो वो सभी खत्म हो जाती है। इस बात से आप भी बहुत जानकारी रखते हो। और उस समय पैसों का बहुत मोल था, मतलब एक तरीके से मोल भी नहीं था, लेकिन पैसे बहुत कम लोगों के पास रहा करते। अब यहाँ पर कुंवर बिल्कुल भूखा मर रहा था, घर में खाने तक को भी नाज नहीं था। जब खेतों में काम नहीं करेगा, किसी को वहां मेहनत नहीं करेगा तो अनाज कहाँ से आएगा। अपनी जमीन को बेचकर खा जाता है। 50 रुपए में वो 2 किले होते हैं, उन्हें बेचकर खा जाता है। भूप सिंह के पास छोटा सा हिस्सा जमीन का होता है। अब उसे अपनी बेटी की शादी जब नजदीक आती हुई दिखाई देती है तो भूप सिंह अपने उस छोटे से जमीन के टुकड़े को बेच देता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है। भूप सिंह ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रखा था, लेकिन जमीन बेचने के बाद भी कुछ दहेज की परेशानियां आती हैं और भूप सिंह की बेटी का रिश्ता टूट जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो कुंवर होता है वो भूप सिंह के पास आता है, क्योंकि उसे पता था इसकी जमीन बेची है। तो वो यहाँ पर भूप सिंह के पास आकर कुंवर रोने लगता है, कहता है कि भाई मेरे घर में खाने को भी नाज नहीं है, हम दोनों पति पत्नी हैं, हम क्या खाएं, हमें लग रहा है कि अब हम मर जाएंगे भूख से। तो ये चीज जब भूप सिंह देखता है तो जो बेटी की शादी के लिए पैसे रखे हुए थे, यहाँ पर कुंवर साफ साफ कह देता है कि मुझे तू 20 रुपए दे दे। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब पैसों का मतलब 1 रुपए 10 रुपए, जहां आज बच्चे 10 रुपए को कुछ समझते नहीं है, वहां पर 10 रुपए की कीमत बहुत होती है। जमीन को 50 रुपए में बेचा जाता था, खरीदा जाता था। वो समय, उस दौर की बातें मैं आप लोगों से कर रही हूँ। अब यहाँ पर जब कुंवर 20 रुपए मांगता है भूप सिंह से, तो भूप सिंह को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि 200 रुपए में भूप सिंह ने अपनी जमीन काफी महंगे रेटों में उस वक्त बेची थी। लेकिन उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी और अपनी अच्छी शादी करनी है अपनी बेटी की, क्योंकि इकलौती बेटी है और धूमधाम से वो शादी करना चाहता है। रिश्ता टूट गया है, लेकिन दूसरा रिश्ता तलाश रहा था। लेकिन एक पड़ोसी का दुख यहाँ पर भूप सिंह से देखा नहीं जाता है। जब दुख नहीं देखा जाता है तो भूप सिंह मतलब मना नहीं कर पाता है और 20 रुपए यहाँ पर कुंवर को दे देता है। कुंवर उन पैसों को लाकर, अब भी कोई कमाना नहीं है, उनसे खाना पीना करने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर भूप सिंह जो होता है वो अपनी बेटी की शादी करता है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी 80 रुपए में निपटा देता है। दोस्तों, जब बेटी की शादी हो जाती है तो शादी बहुत धूमधाम से करता है भूप सिंह और बेटी पराई हो जाती है। इसके बाद भूप सिंह अब घर में खाना बनाना, बाहर भी कमाने के लिए जाता, कुछ पैसे इकट्ठा करता, ऐसे काम कर लिया करता कि गांव में कोई जिम्मेदार है तो उसके हर को चला दिया, हल जो होता है बर्दों का जोड़ा होता है तो उसे चला दिया करता और वहीं उनके घर खाना पीना खा लिया करता। ऐसे अपनी जिंदगी को गुजारता है, क्योंकि उस समय में लोगों को पैसे से प्यार नहीं था, लोग केवल खाने की तलाश में रहा करते और अपनी जिंदगी को ऐसे भी बिता दिया करते। लेकिन कुंवर के पास वो 20 रुपए भी खत्म हो जाते हैं। अब कुंवर दोबारा भूप सिंह के पास आता है। भूप सिंह ने अपनी बेटी को जब कोई संतान होगी, संतान होने में जो कुछ देना पड़ता है उस तक का इंतजाम किया था उस जमीन को बेचकर। जब दोबारा पड़ोसी उसके साथ पास आकर खड़ा हो जाता है और भूप सिंह पहले पैसों का तगादा करता है, तो यहाँ पर कुंवर कह देता है कि यार दे दूंगा, मैं वहां पर काम लगेगा, उनसे मैं पैसे मांगूंगा, चौधरी से पैसे मांगूंगा, फलानी जगह से मांगूंगा और वहां पर काम करूंगा, तुम्हारे पैसे दे दूंगा। लेकिन वो पैसे तो देने दूर की बात, अब दोबारा से कुंवर जो होता है उन पैसों को लेने के लिए, दोबारा से पैसे मांगने के लिए भूप सिंह के पास आकर खड़ा हो जाता है। कहता है कि अब की बार और दे दे, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, तू मेरी तरफ देख, मेरी संतान नहीं है और मैं जिंदगी निकलती जा रही है। तो भूप सिंह उसे खरी खोटी भी सुनाता है। कहता है कि देख, तूने पहले पैसे नहीं दिए हैं, ये मेरी बेटी को जब कोई संतान होगी तो मैं अपनी बेटी को और भी कुछ दूंगा, उसकी माँ तो है नहीं और माँ की जिम्मेदारियां मुझे ही निभानी है। जब ये बात सुनता है तो कुंवर कहता है कि तेरी बेटी मेरी बेटी, मैं तुम्हें जरूर कमा कर दूंगा, लेकिन आलस्य उसका जाता नहीं है और 10 रुपए और लेकर आ जाता है। वो भूप सिंह थे और भूप सिंह की बेटी अब गर्भवती हो जाती है। उधर वो 10 रुपए को पेट की राह ही खा लेता है। दोस्तों, भूप सिंह की बेटी जब गर्भवती होती है तो वो एक लड़के को जन्म देती है। अब भूप सिंह के पास पैसे खत्म हो चुके थे, क्योंकि बेटी का आना जाना सब कुछ देख रहा था। एक अच्छे सक्षम परिवार में बेटी गई थी तो वहां पर जिस तरह से जरूरत थी उसी तरह से भूप सिंह ने जो जितने भी जमीन के पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके थे। एक तो पड़ोसी उसके हमेशा जान को फंदा बना रहा करता, हमेशा आया करता और पैसे मांग कर ले जाया करता। अब यहाँ पर भूप सिंह कुंवर के पास जाता है, कहता है कि भाई तू मेरे 30 रुपए दे दे जो मैंने तुम्हें दिए थे,
मेरी बेटी को बेटा पैदा हुआ है और मैं उसके लिए खाने के लिए भी कुछ भेजूंगा। मुझे तो सब मोल खरीदना है। मेरे घर में कोई महिला थोड़े ही है जो कुछ घर में इकट्ठा कर कर रखेगी या घी दूध बना कर रखेगी। बेटी को घी भी देना है। तो यहाँ पर जो कुंवर होता है भूप सिंह के आगे अपने पेट को दिखाने लगता है। कहता है कि भाई सब कुछ इस पेट में गया और मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे तू मुझे मार ले या पीट ले। मतलब अब उसकी बात करने की ट्यून बदल जाती है, मतलब वो लहजा बदल जाता है। तो यहाँ पर जो भूप सिंह होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है कि पैसे मांगते वक्त तो इसके तेवर और थे। अब यहाँ पर भूप सिंह क्या कर सकता था, बहुत कोशिश करता है, रोज उसके घर के चक्कर लगाता है। जब यहाँ पर भूप सिंह रोज घर के चक्कर लगाता है कुंवर और मोहर कौर के, तो यहाँ पर मोहर कौर कहती है कि मैं तुम्हारी किसी दिन बेइज्जती कर दूंगी और तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगा दूंगी, तो मेरे घर में अब मत आया करो, हमारे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं हैं। दोस्तों इस बात को सुनकर भूप सिंह की आंखें भर आती हैं। वो हैरान हो जाता है कि कल तक ये लोग कितने अच्छे थे और मैंने इन लोगों की मदद की, लेकिन इन लोगों ने तो मेरा ही फायदा उठाया। अब वो करे तो क्या करे, और वो अपने पैसों को भूलकर बैठ जाता है। अब जिंदगी आगे चलती है। भूप सिंह अपनी बेटी के लिए कोई जुगाड़ करता है और बेटी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि बेटी जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया, लेकिन अब मैं अपने पेट का गुजारा ही खुद कर रहा हूँ। दूसरों के घरों काम कर करके मैं अपने पेट को भर रहा हूँ। जो जमीन थी वो मैंने तेरी शादी में बेच दी है। बेटी अपने पिता को संभालती है। उसके बाद बेटी ही भूप सिंह की सेवा करती है। जब बुढ़ापे में भूप सिंह आता है दोस्तों ये सभी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ पर मोहर भी चली जाती है, मोहर कौर भी, और कुंवर सिंह भी चला जाता है। अब आपको आगे जो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर जो भूप सिंह होता है वो एक तेली के घर में पैदा होता है। तेली के घर में पैदा होता है और बहुत ही अमीर तेली होता है। घर में तेल का काम होता है, कई पशु पाल रखे हैं, एक अच्छा घराना होता है, पूरा परिवार होता है। लड़का होने की खुशी में यहाँ पर लोग खुशी मनाते हैं और इसका नाम नारायण रखा जाता है। नारायण तेली इसका नाम रखा जाता है। और नारायण के जो दादा होते हैं वो कहते हैं कि एक दिन ये लड़का बहुत नाम कमाएगा। धीरे धीरे नारायण बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ नारायण अपने पिता के जो कामकाज था, तेली का तेल निकालने का, बहुत सारा इसके घर में काम होता है। एक अपना बिजनेस था, एक हिसाब से देखे तो आज के युग के हिसाब से देखे तो भाई खुद का बिजनेस था। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं उसी तरह से इनके लिए भी एक बड़ी कंपनी थी। अब यहाँ पर नारायण सिंह जब बड़ा होता है तो अपनी कंपनी या अपने उस गोदाम को या उस चीज को संभालने लगता है और वहां पर कई पशु लाता है। तो वो एक बहुत सुंदर सी गाय खरीद कर लाता है। एक मेला लगता है पशुओं का और वहीं से एक बैल खरीद कर लाता है। बहुत ही सुंदर बैल होता है। बैल को तो वो कोल्हू के लिए लेकर आया था। जो कोल्हू यहाँ पर सरसों को जैसे पीसा जाता, उसमें से तेल निकाला जाता, तो कई बैलों की अवस्था होती है, लेकिन अब एक जवान बैल खरीद कर लाया था। दूसरी तरफ एक सुंदर गाय जो बहुत ज्यादा दूध देती है, उस दूध को वो घर में पिया करता। दोस्तों यहाँ पर गाय दूध देती है और बैल पूरे दिन कोल्हू पर चलता है, पूरे दिन काम करता है, बिल्कुल थक कर शाम के वक्त बैठते हैं। यहाँ पर नारायण सिंह की शादी हो जाती है, नारायण तेली की, और उसकी पत्नी भी आ जाती है। तो नारायण ने अपने घर पर करीबन एक नौकर रख रखा था। वो नौकर उन पशुओं की देखभाल किया करता जो उसके घर में पशु बंधे हुए थे। करीबन यहाँ पर 2 गाय थी और 2 बैल थे। अब जो पहली गाय थी तो वो बुजुर्ग हो चुकी थी। आपको पता है कि गाय को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता था, पहले बहुत मान सम्मान गाय का किया जाता था। और बैल भी बूढ़ा हो चुका था, तभी उस जवान बैल और गाय को खरीद कर लाया गया था। एक व्यक्ति जो पहले से ही काम कर रहा था, अब यहाँ पर काफी दिन काम होते हो जाते हैं, नारायण के बाल बच्चे बड़े होने लगते हैं और वो काम करने वाला भी धीरे धीरे उसकी उम्र होने लगती है। अब क्या होता है कि कुछ दिन से जो काम कर रहा है नारायण तेली के घर पर, जो नौकर होता है, उसे पशुओं के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रात के वक्त एक महिला और एक व्यक्ति बात करते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नारायण तेली है, यहाँ पर एक महिला अंदाजा लगाती है और गिनती करती है कि इतने दिन का कर्जा मेरे ऊपर और रहा है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं तो तुमसे 4 दिन बाद जाऊंगा, मेरा तो तुमसे ज्यादा 4 दिन का, क्योंकि मैंने इसका ज्यादा खाया है। अब ये उस जन्म की बातें करने लगते हैं। दोस्तों ये बातें लगती तो ऊट पटांग है, लेकिन यहाँ पर वो बैल कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा खाया था, जो भूप सिंह ने हमें कर्जा दिया था
मैंने तुमसे ज्यादा खा लिया, तभी मुझे 4 दिन इसका ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये दोनों भूप सिंह का जिक्र किया करते और यहाँ पर ये कहा करते कि नारायण तेली का इतना कर्जा हमारे ऊपर रह रहा है। कई दिनों से काम करने वाला आवाजें सुनता है, कभी अपने कानों को साफ करने की कोशिश करता है, कभी पशुओं के आसपास घूमने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई मर्द छुपा हुआ है या कोई महिला छुपी हुई है। वो कई दिन से ताक पर रहता है। अब 4-5 दिन निकल जाते हैं और वो रोज बातों को सुनता है। तो आज वो जागकर चारपाई पर देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वो देखता है तो यहाँ पर वो कहती है, जो गाय बंधी हुई है, ये काम करने वाला देख रहा था और कानों से सुन रहा था। तो गाय कहती है कि जी मेरा कर्जा तो पूरा हो गया, मैं मोहर कौर के रूप में जो मैंने इसका खाया था, अब मेरा कल पूरा हो जाएगा। कल सुबह का जो दूध निकलेगा वही मेरा आखिरी कर्जा है और मैं तो अब यहाँ से जा रही हूँ। ये जो काम करने वाला व्यक्ति था, इसके रोए खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पर वो जो जवान बैल लाया गया था कोलू के लिए, वो कहता है कि मेरे अभी 4 दिन और रह रहे हैं, कल को अगर हटा दूं तो 3 दिन और रह जाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने तुमसे ज्यादा खाया है, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे साथ मैं भी आ रहा हूँ और यहाँ पर हम भूप सिंह के कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, इस नारायण तेली के कर्जे से हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात रात के वक्त ही ये इन गाय के और बैल के पास आता है और खूब उनसे बात करने की कोशिश करता है कि तुम कई दिनों से बात कर रहे हो, मुझसे क्यों नहीं बात करते हो। तो वो अब बैल हैं और वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर एक काम करने वाला कहता है कि अगर मैं मालिक से भी कहूँ तो मालिक मुझे झूठा समझेंगे और मेरे ऊपर कहेंगे कि तुम्हें क्या, तुम्हारी बुद्धि फिर चुकी है, कहीं बैल बोलते हैं क्या, गाय बोलती हैं। और इसके बाद ये सोचता है कि शायद मेरी आंखों का भ्रम है, कानों का वहम है, देखता हूँ सुबह ये गाय मरती है या नहीं मरती है। दोस्तों यहाँ पर जो काम करने वाला पशुओं की देखभाल करता है, सुबह उस गाय का बहुत अच्छे से दूध निकालता है और वो गाय खाना खाने के बाद वहां पर बैठती है और बैठते ही वो सीधी लेट जाती है और थोड़ी देर वो लेटी लेटी ही उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। यहाँ पर जो काम करने वाला था वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ना ही तो गाय को कोई बीमारी थी, ना ही कोई दिक्कत थी, अचानक से एकदम चली जाती है। अब यहाँ पर जो नारायण तेली के घर काम कर रहा था वो भागकर तेली से कहता है कि मालिक आपकी गाय इस दुनिया में नहीं रही है। तो यहाँ पर नारायण कहता है कि अरे ये तो घोर पाप हो गया, मेरे घर में गाय कैसे जा सकती है, मेरा तो कारोबार बर्बाद हो जाएगा। आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया, तुमने खान पान का ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ पर वो काम करने वाला कहता है कि मालिक 4-5 दिन से मैं इनकी ऐसी बातें सुन रहा था और सारी सच्चाई उस मालिक के सामने रखता है। तो मालिक कहता है चल तेरा दिमाग फिर चुका है, ऐसा कहीं हो सकता है, गाय भी कहीं बातें करती हैं। तो यहाँ पर वो कहता है जो काम करने वाला है कि मालिक आज से 3 दिन बाद ये बैल भी जाएगा, क्योंकि इसने रात को कहा था, इस गाय से कहा था मैं सच बोल रहा हूँ। तेली इस बात का यकीन नहीं करता। तो यहाँ पर ये एक और बात रखता है, कहता है कि मालिक किसी भूप सिंह का ये जिक्र करते हैं, उस भूप सिंह का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर तेली हैरान और परेशान रह जाता है, क्योंकि तेली को भी कभी कभी सपने में नजर आता है कि उससे किसी ने पैसे लिए और वो पैसे दिए नहीं हैं, लेकिन उसे पक्का पक्का ध्यान नहीं रहता है, केवल एक सपने मानकर उसे वो छोड़ देता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब बात पूरे गांव में फैलती है तो वो बर्द बिल्कुल एकदम जो बैल होता है बिल्कुल स्वस्थ था, कोई भी उसे बीमारी नहीं होती और वो कोल्हू में चल रहा था और उसने शाम के वक्त दिया था बैल ने कि मैं शाम के वक्त जाऊंगा, शाम की जो आखिरी काम है वो मेरा आखिरी काम है, उसके बाद मेरे ऊपर इसका कोई भी कर्जा नहीं रहेगा। यहाँ पर जो काम करने वाला था उसे भी पता था और जो तेली था उसे भी पता था, लेकिन सब कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही बैल को कोल्हू से हटाया जाता है, थोड़ा सा पानी पीता है और पानी पीने के ही साथ वो इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि तेली के घर में 4 दिन के अंदर 2 पशु इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके बारे में ये चर्चा होती है कि वो इसका कर्जा देने के लिए यहाँ पर आए थे। दोस्तों पूरी तहकीकात की जाती है। तो यहाँ पर जो काम करने वाला था वो सारी सच्चाई समाज के लोगों के सामने रखता है। तो एक बुजुर्ग तजुर्बेगार व्यक्ति कहता है कि ऐसा होता है, जो ये पशु हमारे घर में बंधे हुए हैं, इन पर हमारा कोई कर्जा है या हमारे ऊपर ये कर्जा चढ़ाकर जा रहे हैं। तो ये बात सभी के समझ में आती है। 30 रुपए के लिए उन्हें करीबन 8 साल कमाना पड़ता है एक तेली के घर में कोल्हू का बैल बनकर और गाय को दूध देना पड़ता है।
सभी गांव में एक सीख लेते हैं इस घटना से और ये घटना काफी चर्चित होती है। आपने कभी कभी सोचा है कि कोई जानवर हमारी जिंदगी में ऐसा आता है कुछ दिन के लिए और फिर वो चला जाता है, तो कुछ ना कुछ तो हमारा कनेक्शन है उससे, कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो मिलती जुलती हैं, या हमारा कुछ है उन पर, या हम उनका कुछ ले रहे हैं। तो दोस्तों, कर्जा तो आपको हर हालत में देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप किसी का इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में आपको जरूर देना पड़ेगा। ये लिख कर रख लेना आप लोग। अब आप कहोगे कि लिखकर कहां पर लेकर जाएंगे, साथ में तो कुछ चीजें नहीं जाती, लेकिन विधि का विधान तो सभी समझते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो समाज में एक जागरूकता फैलाती है। किसी का तुम लेकर बैठ जाओगे ना तो उसे तुम हजम नहीं कर सकते। इस जन्म में तुम भले ही बहुत अच्छे से रह सकते हो, बहुत अच्छी तुम्हारी जिंदगी कट सकती है, ऐसो आराम से तुम रह सकते हो, लेकिन पता नहीं सामने वाले ने कैसे तुम्हें दिया है। अपने पेट की भूख से बचाकर जो पैसे तुम्हें दिए हैं तुम्हारी मदद के रूप में, और तुम उन्हें खाकर बैठ जाओ तो बहुत देना पड़ेगा। 8 साल कमाना किसी के लिए बिना पैसे के लिए, आप सोच कर देखिए। और लोग बहुत कहते हैं कि इंसान इंसान का ही जन्म लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो ये जीव हैं, इनके अंदर ब्लड नहीं होना चाहिए था, नब्ज नहीं होनी चाहिए थी। सोच कर देखिए, दिमाग पर जोर डालिए। अगर ऐसा होता तो फिर अलग तरीके से बनते ना, हमसे अलग होते। इनके अंदर ब्लड भी है, धड़कन भी है, दिल भी है, दिमाग भी है। केवल एक जीव का फर्क है, जो हम भाषा बोलते हैं ना, इसका फर्क है। आज ये परेशान है, ये तुम्हारे आगे सामने मायूस और मासूम खड़े हैं, कल तुम इनके सामने खड़े हो जाओगे और यही सब कुछ चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा और तुम चाहकर भी इसे खत्म नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि तुम आज ही इसको अभी खत्म करो और अपने आप में बदलाव लाओ। ऐसी चीजों से दूर रहो, जानवरों को परेशान करना बंद करो। ये बहुत बुरी बात है। आप किसी को दुख ही देखकर या दुख देकर सुखी नहीं रह सकते। किसी भी समाज में हो, इंसान हो, तो क्या आपने आपको खुदा समझ लिया या भगवान समझ लिया जो ऐसा करते हो? क्यों करते हो भाई? ये बिल्कुल गलत है। ये जो चीजें होती हैं, अब यहाँ पर चलो इन बातों को तुम झुठला सकते हो कि बैल बोल नहीं सकता, लेकिन कभी तुमने उस आखिरी आंखों को देखा है जो एक पशु के आंसू होते हैं? उन्हें देखा है आखिरी वक्त के जो आंसू होते हैं? बहुत दुख होता है, बूचड़ खाने भरे पड़े हैं। ज्यादा नहीं कह सकती, लेकिन दयावान बनो, पशुओं के प्रति दया दिखाओ, जानवरों के प्रति दया दिखाओ, क्योंकि तुम इंसान हो। तुम्हें इस लायक भगवान ने बनाया है कि तुम किसी के प्रति दया दिखा सकते हो, किसी को अपने आंचल में छुपा सकते हो, किसी की रक्षा कर सकते हो, किसी के रक्षक बन सकते हो। तो भक्षक क्यों बनना भाई? अच्छे बनो ना। अच्छा बनकर जो सुकून मिलता है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी जो सुकून अच्छाई में है। हाँ, थोड़े दिन कष्ट हो सकते हैं, दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, और लगता है कि जब से मैं अच्छा बना हूं सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो सच में सबसे शानदार होगा। तो मैं अब ज्यादा आप लोगों से क्या कहूं, इस स्टोरी को केवल समाज में कुछ लोगों के कानों तक पहुंचाना था, ताकि लोग जागरूक हो सके। किसी के पैसों को लेकर ना देना, ये बहुत बड़ी बुराई इंसान के अंदर हो जाती है। हाँ, माना कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, आपके पास कुछ पैसे नहीं हैं, लेकिन किसी को इस तरह से मत नोचिए कि आपको कई जन्मों तक उसके ही दर पर कमाना पड़े। कुछ ना कुछ तो बात होगी, कहीं तो कोई ऐसा राज होगा जो हम इतने ताकतवर हो गए और पशु इतने कमजोर हो गए, जबकि उनके पास हमसे ज्यादा बड़ा शरीर भी होता है, दिमाग भी होता है, कुछ हथियार उनके साथ में भी होते हैं, सींग लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन फिर भी हम उनसे उम्दा हैं। तो कुछ ना कुछ तो कहीं राज की बात है जो हम इस तरह से जी रहे हैं और ऐसी जिंदगी हमारी निकल रही है। तो दोस्तों, इन बातों पर विचार कीजिए और अपने विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए, और एक जानवर के प्रति बिल्कुल आपको बहुत नरम दिल होना पड़ेगा। तो चलिए, मैं जितना कहूंगी उतना ही आप लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि कल एक कमेंट आप लोगों के सामने उजागर करना चाहती हूँ। एक भाई हैं जो शायद आईडी उन्होंने गलत बना रखी है, और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द रखे हैं हमारे सामने जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, और कल की वीडियो में वो शब्द मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि एक इंसान की मानसिकता कितनी नीचे तक गिर सकती है। ये कमेंट के जरिए ही हमें पता चल गया
लेकिन वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर कुछ लोग अपने ही ग्रेवान में झांक कर नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों पर उंगली खड़ा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। जब तुम्हारी तरफ उंगली खड़ी होगी ना, तो 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे तुम। तो यहाँ पर दोस्तों अब नाम लेते हैं उन लोगों के जो लोग हमसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, हमारा परिवार का हिस्सा हैं और शायद कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो चलिए, सीमा सिंह लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा सिंह लखनऊ से, सुधीर राठी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीता यादव बहुत बहुत धन्यवाद, निर्मल जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता देहली से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। तुलसी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका कई बार कमेंट आए हैं। राजवाला तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परमजीत कौर बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से। परमजीत भाई हैं बहन है, मुझे नहीं पता। चंदन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता शालवी हमारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। कांति बाई बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिकंदर सिंह जी हमें बेटी कहकर संबोधित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कुशवाहा बहुत प्यारे कमेंट करते हैं और विपिन कुशवाहा शायद हमें बेटी कहकर संबोधित करते हैं, अब बहन कहकर बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। यशवंती माँ जैसा प्यार देती हैं, यशवंती जी आपको प्रणाम। सभी को होली के दूसरा दिन, होली से बाद धुलेंडी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राव मोहम्मद यासीन जो कि पाकिस्तान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं और आप हर रोज कमेंट करते हैं। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरी बार आपका नाम ले रही हूँ। सुनीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। राम पवित्रा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरोज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। सुरेंद्र पाल कौर हमारी बहन है जो वैस कहकर हमें बुलाती हैं, सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और बहुत अच्छा लगा आपका दिया हुआ नाम हमें। भारत पांचाल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भैया जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लखविंदर कई बार कमेंट आ चुके हैं, भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर रविनेश चंद्रा जो हमारे परिवार का नया हिस्सा बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीता कुंतल हमारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद नीता कुंतल जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। संतोष चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मीनू मिश्रा जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से, आप सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर हमारी बहन है जिनके पति की हालत अब ठीक है, बहुत कामनाएं करते हैं आपकी जिंदगी में खुशियां आने की। और दोस्तों उस कमेंट को कल दोपहर की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी और आप उस कमेंट को पढ़ने के बाद तय करना कि ये व्यक्ति कैसी मानसिकता वाला व्यक्ति है। बाकी कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। लोग अपने मुंह से गंदगी उगल कर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं सोचते कि ये समाज में क्या असर डालेगी। तो इतना ही कह सकती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अपने दिमाग को ज्यादा दौड़ाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं कि भाई मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, और मैं केवल समाज में कुछ चीजें ऐसी रखती हूँ जो लोगों को जागरूक करें, लोगों की जिंदगी को बदलने की एक छोटी सी कोशिश है। जहां तक है कोशिश यही रहती है कि समाज के लोग समझें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और कैसी हम जिंदगी जी रहे हैं। केवल इतना सा ही संदेश आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों से विदा लेने की कोशिश करती हूँ, कल हाजिर होंगी किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।